वज़ीर-ए-आज़म ने बीकानेर में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। बीकानेर के करीब नवरंग देसर में जलसे-आम से कर रही हैं खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 6,100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बुनियादी ढांचे के मंसूबों का रखा संगे बुनियाद। कहा कि मुल्क का कोई भी गोशा तेज रफ्तार तरक्की के इम्कानात में पीछे नहीं रहना चाहिए। पीएम ने जलसे-आम से भी किया खिताब। कहा कि रियासत के केसीआर हुकूमत यानी कि सबसे करप्ट हुकूमत। वज़ीर-ए-आज़म ने वारंगल के भद्रकाली मंदिर में पूजा भी की। मगरबी बंगाल पंचायती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू होते ही रियासत भर से पुरतशद्दुद झड़पों की खबरें। पोलिंग बूथ में लूट और बैलेट पेपर को नजरे आतिश करने के वाकयात। मुतादिद अफराद हलाक। 11 जुलाई को आएंगे नताइज। बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा कि आम आदमी पार्टी का 10 साल में बदला चाल चरित्र चेहरा। केजरीवाल हुकूमत पर सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने कारकुनों में रेवड़ियां तकसीम करने का लगाया इल्जाम। और खेल की खबरों में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन की कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत का सिलसिला जारी। दोनों खिलाड़ी आज अपने अपने सेमीफाइनल खेलेंगे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म आज राजस्थान के दौरे के दौरान बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इसमें 6 लेन वाले अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के एक सेक्शन का इफ्तिताह भी शामिल है। राजस्थान में इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने 10,950 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी इफ्तिताह किया। ये तकरीबन 6 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई को मरबूत करेगा। इसके अलावा बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बीकानेर रेलवे स्टेशन की तामीर नौ के मंसूबे का भी संगे बुनियाद रखा। इसे तकरीबन 450 रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही 43 किलोमीटर तवील चूरू रतनगढ़ रेलवे सेक्शन को दोगुना करने का भी संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को कई तोहफे दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 6,100 करोड़ रुपए के कई अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा, जिसमें 5,550 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले 176 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काजीपेट में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संगे बुनियाद भी रखा। ये जदीद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया जाएगा, जिससे वैगन मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफा होगा। प्लांट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मयारात और वैगन की रोबोटिक पेंटिंग्स, जदीद तरीन मशीनरी और मवाद को जखीरा करने और देखभाल के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता होगा। इससे मकामी रोजगार पैदा करने और आसपास के इलाकों में झैली यूनिट्स की तरक्की में मदद मिलेगी। तेलंगाना के वारंगल में कई बुनियादी ढांचे की तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में तेलंगाना के लोगों के ताउन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इक़्तिसादी ताकत बना तो इसमें तेलंगाना के अवाम का भी बड़ा किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज का मुल्क नौजवानों का मुल्क है और इसके लिए मरकजी हुकूमत ने कई बड़े कदम उठाए हैं। तेलंगाना ने अपनी स्थापना के 9 वर्ष पूरे किए।
तेलंगाना राज्य भले ही नया हो, लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगाना का कंट्रीब्यूशन, यहां के लोगों का योगदान हमेशा बहुत बड़ा रहा है। तेलुगु लोगों के सामर्थ्य ने हमेशा भारत के सामर्थ्य को बढ़ाया है। इसलिए आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बना है, तो उसमें भी तेलंगाना के लोगों की बड़ी भूमिका है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेज रफ्तार तरक्की के इम्कानात में मुल्क का कोई गोशा पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में तेलंगाना की तरक्की और कनेक्टिविटी पर खुसूसी तवज्जो दी है। आज का नया भारत युवा भारत है, बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है। हमें इस गोल्डन पीरियड के हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। इन्हीं संभावनाओं को बल देने के लिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगाना के विकास पर, यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में आज तेलंगाना की कनेक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 6,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई के लिए PLI स्कीम शुरू की है। इसका मतलब है कि जो ज्यादा पैदावार कर रहा है उसे हुकूमत हिंद से खुसूसी मदद मिल रही है। युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन रहा है। मेक इन इंडिया अभियान बन रहा है। हमने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए PLI योजना शुरू की है। यानी जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसे भारत सरकार से विशेष मदद मिल रही है। इसके तहत 50 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स यहां तेलंगाना में लगे हैं। आप जानते हैं कि भारत ने इस वर्ष डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 9 वर्ष पहले 1,000 करोड़ से भी कम था। आज ये 16,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इसका लाभ हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकजी हुकूमत पहले से कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी और बड़े पैमाने पर काम कर रही है। आज हर किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। भारत का तेज विकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर संभव नहीं था। आने जाने में अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लॉजिस्टिक्स अगर महंगा होगा, तो बिजनेस को भी नुकसान होता है और लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधिक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है। आज हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है। आज पूरे देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक जाल बिछा रहा है। 2 लेन के हाईवे 4 लेन में और 4 लेन के हाईवे 6 लेन में बदले जा रहे हैं। पिछले सालों में भारतीय रेलवे के जरिए बनाए गए जदीद कोचों का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस सिलसिले में अब काजीपेट भी मेक इन इंडिया में शामिल होने जा रहा है। आज भारतीय रेल भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड, नया पड़ाव तय कर रही है। इन दिनों मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्चा है। बीते वर्षों में भारतीय रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमोटिव बनाए हैं। भारतीय रेलवे के इस कायाकल्प में अब काजीपेट भी मेक इन इंडिया की नई ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है। अब यहां हर महीने दर्जनों वैगन बनेंगे। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यहां के हर परिवार को किसी न किसी रूप में लाभ होगा।
यही तो सबका साथ सबका विकास है। तेलंगाना के वारंगल में वजीर आजम ने रोड शो किया। इस दौरान वारंगल के मकामी बाशिंदों की बड़ी तादाद ने सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में मौजूद सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में इन 9 बरसों की खासियत ये रही है कि उन्होंने बुनियादी ढांचे की तरक्की को तरजीह दी। गडकरी ने कहा कि 2024 के ख़त्म से पहले 2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। यह हाईवे बनाते समय विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं, जो 500 ब्लॉक्स जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके विकास में ये रोड कैसे उपयोगी होंगे इसका भी विचार किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि तेलंगाना में अभी तक 1,10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कुछ कंप्लीट हुए, कुछ ऑनगोइंग है, कुछ शुरू हुए हैं। पर विश्वास है मुझे कि 2024 समाप्त होने के पहले हम तेलंगाना में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और तेलंगाना का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बनाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वारंगल में एक जलसा-ए-आम से भी खिताब किया। वज़ीर आज़म ने रियासत की KCR हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए इसे सबसे बदउनवान हुकूमत करार दिया। यहाँ की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहाँ की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है? इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। और पंचायती इंतखाबात के लिए जारी पोलिंग के दरमियान मगरबी बंगाल में कई मकामात से पुरतशद्दुद झड़पों की इतलात हैं। कई मकामात पर बैलेट पेपर्स की लूट, तोड़फोड़ और आगजनी की भी इतलात हैं। मुर्शिदाबाद में TMC और BJP कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई हैं। मालूम हुआ है कि इस तशद्दुद में कई लोग जख्मी हुए हैं। कल रात से अब तक 2 अफराद की हलाकत की इतला है। 8 जून को पंचायती इंतखाबात के ऐलान के बाद से मुतादिद पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिनमें 24 अफराद हलाक हो चुके हैं। और आज रियासत की 928 जिला परिषदों, 9,730 पंचायत समितियों और 63,229 ग्राम पंचायतों की नशिस्तों के लिए तकरीबन 5 करोड़ 67 लाख वोटरों ने अपने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। पंचायती इंतखाबात के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। और मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने रियासत के शुमाली 24 परगना का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वो सुबह से मैदान में हैं और लोगों ने उनके काफिले को रोककर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें आसपास होने वाले वाकयात के बारे में बताया कि गुंडे उन्हें पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों के मुताबिक कई कत्ल हो चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं, जहां इत्तलात नशरियात और खेल और नौजवानों के उमूर के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मगरबी बंगाल में इंतखाबात के दौरान तशद्दुद के वाकयात पर रियासत की ममता हुकूमत और कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने मगरबी बंगाल में तशद्दुद के वाकयात पर खामोशी इख्तियार करने पर अपोजिशन को भी निशाना बनाया। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा यानी कि लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत, लोगों के साथ मारपीट, गोलीबारी, बम धमाके, आगजनी, ये आम बात हो जाती है और एक बार नहीं अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार में पुलिस प्रशासन के चलते लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मतपेटियां लूटी जाती हैं और लोकतंत्र को कुचला जाता है और लोकतंत्र की हत्या होती है। कैसे लोगों के सिर फोड़ दिए जाते हैं, कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है और कैसे चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने का काम ममता बनर्जी जी और टीएमसी के नेता करते हैं। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी चुप रहते हैं। उनको तो गठबंधन करना है ममता जी के साथ। ममता जी उनको कहती है बंगाल में नहीं आने देंगे। क्या लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ यहां पर राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ बोलेंगे? विपक्षी दल कुछ बोलेंगे? वो लोग बोलेंगे जो कभी अपनी अवार्ड वापसी की बात करते थे, क्या उनको यहां पर लोकतंत्र की हत्या होती नहीं दिखती है? क्या बंगाल के नागरिकों को साफ सुथरे चुनाव नहीं चाहिए? ऐसी क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की कि हर चुनाव में हत्या 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 और हत्याएं ही लोगों की होती हैं? और भारत में मुनक़िद होने वाली पहली मोटो जीपी रेस 22 से 24 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मुनक़िद होगी। मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी मोटो जीपी रेस में हिस्सा लेगा। मोटो जीपी रेस से जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर को फरोग मिलेगा, तो वहीं खिलाड़ियों को भारत में दीगर खेलों की तरह रेसिंग में भी अपना हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। मोटो जीपी रेस मुल्क में रोजगार के अलावा सयाहत और तिजारत को भी फरोग देगी। पहली बार कोई भारतीय रेसर मोटो जीपी में भाग लेगा। ये पहल है और इसके बाद बड़ा पल भी मैं कह सकता हूं रेसिंग के क्षेत्र में है। अब जहां एक और रेसिंग बाइक्स के लिए बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत बल मिलेगा। रेसर्स जो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको देखने और सीखने का भी भारत में ही मौका मिलेगा। ये रेसिंग की दुनिया में बहुत बड़ी पहल होने जा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है अभी तो ये शुरुआत है। भारत अन्य खेलों की तरह रेसिंग में भी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। और महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के दोनों धड़ों के अरकान असेंबली को नाअहली के मामले पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। क़ब्ल महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जुमा 7 जुलाई को कहा कि उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिवसेना के आईन की एक कॉपी मौसूल हुई है और वजीर आला एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत शुरू होगी। दूसरी तरफ इस हफ्ते के शुरू में शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी और स्पीकर से दरख्वास्त की थी कि वो नाअहली की दरख्वास्तों पर तेजी से समाअत करने की हिदायत दे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर बरकरार रहेंगे। रियासती असेंबली का मानसून इजलास 17 जुलाई से शुरू होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मंगोलिया के दौरे पर हैं। स्पीकर बिरला और मंगोलिया पार्लियामेंट के स्पीकर जी जंदन शत्र ने MOU पर भी दस्तखत किए हैं। दोनों स्पीकरों ने इसे बाहमी ताल्लुकात के लिए तारीखी करार दिया। स्पीकर बिरला ने मंगोलिया रिफाइनरी का भी दौरा किया। मंगोलिया रिफाइनरी भारत की मदद से तामीर की जा रही है। ये रिफाइनरी मंगोलिया की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करेगी। भारत ने लॉ कमीशन के लोगों को यकसा सिविल कोड से मुतालिक जाली व्हाट्सएप मैसेज, कॉल्स और पैगामात से खबरदार किया है। कमीशन ने एक बयान में कहा है कि इसका इन टेक्स्ट मैसेज, कॉल्स और
SMS से कोई ताल्लुक नहीं है। कमीशन ने बताया है कि लोगों को कुछ फर्जी फोन नंबर्स भेजे जा रहे हैं जिन्हें जस्टिस कमीशन ऑफ इंडिया का नंबर बताया जा रहा है। कमीशन ने लोगों पर जोर दिया है कि वो मोहतात रहें और दुरुस्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी जराए पर इन्हिसार करें। और आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्क के हिस्सों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात ने गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा और मुल्क के बेशतर मशरक़ी और शुमाल मगरबी इलाकों में समेत 12 रियासतों में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाइस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश की वजह से दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया है। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। जयपुर में जुमे की शाम मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जबकि जोधपुर, उदयपुर डिवीजन के कई अजला में बारिश का सिलसिला कल रात से हफ्ते की सुबह तक जारी रहा। दूसरी जानिब आसाम में सैलाब की सूरत हाल फिर संगीन हो गई है। मरकजी आबी कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए दिसांग और शिव सागर पॉइंट समेत कई नदियां खतरे के सतह से ऊपर बह रही हैं। पानी में डूबे अजला की तादाद 7 हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुरादाबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। और छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासरा बस्तर जिले के गोंडा गांव के एक किसान अपने खेतों की देखभाल के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। बैरून मुमालिक में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल तो आम है, लेकिन ये भारत में एक नया तरह का प्रयोग होगा। काली मिर्च और मूसली की काश्त से करोड़पति बना मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप के इस फैसले से साफ जाहिर होता है कि मुल्क का किसान तरक्की की राह पर गामजन है। भारत एक ज़राई प्रधान मुल्क है। मरकजी हुकूमत किसानों की माशी और समाजी तरक्की के लिए मुसलसल कोशा है। ज़राअत के शोबे में बेहतर कोशिश करने वाले किसानों को भी एजाज से नवाजा जाता है। इसी सिलसिले में मुल्क के बेहतरीन किसान का एजाज हासिल कर चुके छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट से मुतासरा गोंडा गांव जिले में रहने वाले राजा राम त्रिपाठी तरक्की की एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। वो अपनी 1000 एकड़ खेती की देखभाल के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। राजा राम त्रिपाठी रियासत के पहले किसान हैं जो 7 करोड़ की लागत से हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा भी किया है जो इसका रखरखाव भी करेगी। सच बात है कि हम लोगों ने कुछ समय पहले मां दंतेश्वरी हर्बल समूह ने मिलकर एक अपने खेती की जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया है और हमारी सोच है कि इससे हम अपनी काली मिर्च की 1000 एकड़ की खेती के अलावा करीब 50 गाँव में जो हर साल बीमारियां आती हैं फसलों में, जिसके कारण 15 से 20% फसल का नुकसान होता है। दूसरा, खाद बीज दवाई में मैनुअली अगर हम डालते हैं तो जो मजदूरी लगती है और दवाई का जो दुरुपयोग होता है, पूरी तौर पे समान मात्रा में नहीं छिड़काव हो पाता, इसके कारण भी लगभग हमारा जो खर्चा है एक गाँव में अगर 1000 एकड़ है तो लगभग 20 लाख का खर्चा है, 25 लाख का। वो कार्य हम हेलीकॉप्टर से लगभग 4-5 लाख में कर रहे हैं, यानी 60-70% तक हमारी बचत है। दरअसल काली मिर्च की काश्त के लिए 100 फीट ऊपर से अद्वियात का छिड़काव करना पड़ता है। इस वजह से अद्वियात का छिड़काव एक जैसा नहीं हो पाता। अपने गैर मुल्की दौरे के दौरान राजा राम त्रिपाठी ने देखा कि वहां अद्वियात का छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अच्छे नताइज मिल रहे हैं। बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने भी हेलीकॉप्टर के जरिए खेतों की देखभाल का फैसला किया। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से 70% लागत भी बचेगी। मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप से सीधे 400 कबायली खानदान जुड़े हैं और 25 गांव इस ग्रुप के साथ ही खेती बाड़ी में मसरूफ हैं। ये सभी इसे राजा राम की कामयाबी बताते हैं। समूह में सीधे जुड़े हुए लगभग 400 आदिवासी परिवार हैं और इसके अलावा समूह के बाहर भी करीब 25 गांव ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ के जैविक खेती की ओर अग्रसर हैं। उन लोगों ने भी सब में बड़ा उत्साह है, तो सब कोई मिल के करेंगे। वास्तव में ये सामूहिकता की जीत है। राजा राम त्रिपाठी ले रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हम सब मिल के ले रहे हैं और ये सामूहिकता की जीत है। सफेद मूसली, काली मिर्च और जड़ी बूटियों की काश्त करने वाले किसान राजा राम त्रिपाठी ने मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप चलाकर पूरे मुल्क में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस ग्रुप से वाबस्ता दीगर किसान भी हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले से बहुत खुश हैं।
उनका कहना है कि अगर हेलीकॉप्टर के जरिए खेतीबाड़ी की जाए तो बस्तर का नाम ऊंचा होगा, साथ ही खाद और बीज दरामद और बरामद करने में आसानी होगी। इसके अलावा फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुंच पाती और इसमें भी आसानी होगी। ये फैसला सर बहुत अच्छा है, हमारी सुविधा के लिए ही है और अच्छी बात है कि हमको खेतों में भी अब इन चीज़ों को एडॉप्ट करके और अच्छे से हम खेती कर सकते हैं। उनकी कोशिश है कि मुल्क के नौजवान खेतीबाड़ी को एक बेहतरीन करियर समझें और उसे अपनाएं। हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद पायलट पर भी ज्यादा खर्च होता है, इसलिए खुद राम त्रिपाठी, उनके भाई और बेटे हेलीकॉप्टर उड़ाने की तरबियत भी लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की जीत का सिलसिला जारी है। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन की गाओ फानजी को सीधे सेटों में 21-13, 21-7 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज रात उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं आपको बता दें कि मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने भी अपना मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने बेल्जियम के जूलियन कैरेगी को 21-8, 17-21, 21-10 से शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में लक्ष्य का मुकाबला जापान के केंटा से होगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।